कंपनी लॉ में आज हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर्नियम का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, पार्षद अंतर्नियम के प्रारूप क्या है और पार्षद अंतर्नियम में कौन कौन सी विषय सामग्री या कंटेंट्स को शामिल किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। पार्षद अंतर्नियम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का संविधान बनाने वाला और कंपनी की कार्य प्रणाली बनाने वाला दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट होता है। इन द सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों में, सामान्य शब्दों में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर्नियम कंपनी के वो इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी के वो आंतरिक नियम और उपनियम होते हैं जिनसे कंपनी रूपी व्यावसायिक संगठन की रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज का संचालन किया जाता है। कंपनी रूपी व्यावसायिक संगठन की दैनिक व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। पार्षद अंतर्नियमों में यह भी उल्लेख होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे हैंडल किए जाएंगे, किस तरह स्टॉक शेयर्स इशू किए जाएंगे, डिविडेंड दिया जाएगा, और इसमें यह भी मेंशन होता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ऑडिटिंग के तौर तरीके और मेथड्स क्या होंगे, वोटिंग राइट्स की जानकारी भी इसमें होती है। ये सब बातें कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों में शामिल होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लॉज 5 में पार्षद अंतर्नियम की जो परिभाषा दी गई है वो यह है, अंतर्नियमों का आशय एक कंपनी के उन पार्षद अंतर्नियमों से है जो किसी पिछले अधिनियम प्रीवियस एक्ट यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 के पूर्व के अधिनियम, जो किसी पिछले अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल रूप से यानी ओरिजिनली बनाया गया अथवा टाइम टू टाइम समय समय पर परिवर्तित किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, articles means the articles of association of a company is originally framed or altered or applied in the pursuance of any previous company law or of this act। यदि हम अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 5 में जो पार्षद अंतर्नियम की परिभाषा दी गई है और सामान्य शब्दों में जो पार्षद अंतर्नियम का अर्थ बताया है, इन दोनों का अध्ययन और विश्लेषण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पार्षद अंतर्नियम कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या प्रलेख होता है जिसमें पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए नियम एवं उपनियम होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्षद अंतर्नियम में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में जो रूल्स और रेगुलेशंस, नियम और उपनियम शामिल किए जाते हैं, वो नियम और उपनियम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अर्थात पार्षद सीमा नियम, जो कि प्रत्येक कंपनी के लिए आधारभूत प्रलेख होता था, पार्षद सीमा नियम के बिना कंपनी अस्तित्व में नहीं आती थी, उस पार्षद सीमा नियम को ध्यान में रखते हुए पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्यांश में जो उद्देश्य मेंशन्ड है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पार्षद अंतर्नियम के नियमों एवं उपनियमों को बनाया जाता है और इनसे ही संचालक मंडल एवं सदस्यों के अधिकारों, कर्तव्यों, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के आंतरिक मामलों एवं व्यापार के संचालन को रेगुलेट तथा कंट्रोल किया जाता है।
ये परिभाषा आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें यह जानना होगा कि जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रत्येक कंपनी को बनाना और रजिस्ट्रार के यहाँ अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम एक बेसिक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बिना कोई भी कंपनी, चाहे कंपनी की नेचर या प्रकार कोई सा भी है, इसके बिना पार्षद सीमा नियम के बिना कंपनी अस्तित्व में आ ही नहीं सकती है, अर्थात कंपनी का पंजीयन या समामेलन हो ही नहीं सकता है। तो पार्षद सीमा नियम तो प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य था, लेकिन पार्षद अंतर नियम प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये बात भी यहाँ पे आपको नोट डाल के मेंशन करनी होगी। तो नोट में हम क्या कहेंगे कि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए पार्षद अंतर्नियम बनाना आवश्यक नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। यह कंपनी अर्थात अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी चाहे तो इनको बनाकर रजिस्टर्ड करा सकती है और नहीं भी कराए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी पार्षद अंतर्नियम नहीं बनाती है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है, तो कंपनी अधिनियम की अनुसूची प्रथम की सारणी F ही उसके अंतर्नियम होंगे। अर्थात सारणी F में जो रूल्स और रेगुलेशंस या सब्जेक्ट मैटर होगा वही उस कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों का कार्य करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्षद अंतर्नियम का प्रारूप क्या होता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्रथम में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के, विभिन्न प्रकार की कंपनियों के पार्षद अंतर्नियमों के अलग अलग डिफरेंट प्रारूप दिए हुए हैं, जिनके आधार पर कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार कर सकती है। और ये प्रारूप जैसा कि आप देख रहे हैं इस टेबल में शो हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। क्रम संख्या 1 पर आप देख रहे हैं कि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए सारणी F या प्रारूप जो होगा वो कौन सा होगा? सारणी F, टेबल F। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है उसका प्रारूप होगा सारणी G यानी टेबल G। उसके बाद गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का प्रारूप सारणी H अर्थात टेबल H। असीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए जिसमें अंश पूंजी है, शेयर कैपिटल है, उसके अंतर्नियमों का प्रारूप सारणी I अर्थात टेबल I। और लास्ट में क्रम संख्या 5 पर हमने शो किया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए जिसमें अंश पूंजी नहीं है उसके लिए आर्टिकल्स का प्रारूप सारणी J या टेबल J के रूप में होगा। तो ये कंपनीज अपने प्रकार के आधार पर, अपने नेचर के आधार पर जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची फर्स्ट में जो प्रारूप सजेस्टेड किए हैं उन सजेस्टेड फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अपने आर्टिकल्स को तैयार कर सकती है। इसके बाद हम आते हैं पार्षद अंतर्नियमों की विषय वस्तु या इसके सब्जेक्ट मैटर पर। पार्षद अंतर्नियम कंपनी की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था, इंटरनल मैनेजमेंट व्यवस्था से संबंधित नियम एवं उपनियम होते हैं। अतः इसमें उन सब बातों का उल्लेख होना जरूरी है, उन सब नियमों एवं उपनियमों का उल्लेख होना, शामिल होना आवश्यक है जो कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में कंपनी की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को
कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट व्यवस्था को एफिशिएंटली एवं इफेक्टिवली, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से चलाने के लिए आवश्यक है। अतः एक कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों में सामान्यतः जनरली जिन महत्वपूर्ण बातों का समावेश होता है, उनमें से प्रमुख बातें हम यहां मेंशन कर रहे हैं। जैसे कंपनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची की सारणी एफ किस सीमा तक लागू होगी, यह अंतर्नियमों में इंक्लूड होना चाहिए। प्रारंभिक अनुबंधों का विवरण, अर्थात कंपनी के प्रवर्तकों ने कंपनी के समामेलन से पूर्व जो प्रारंभिक अनुबंध किए हैं, उनका संपूर्ण विवरण भी इसमें शामिल होना चाहिए। अंश पूंजी की कुल राशि व उसका विभिन्न प्रकार के अंशों जैसे कि क्षमता एवं पूर्वाधिकार अंशों में विभाजन, अंश आवंटन की विधि क्या होगी, याचना राशि एवं याचना राशि प्राप्त करने की विधि क्या होगी, अंश प्रमाण पत्र जारी करने का मेथड क्या होगा, अंडरराइटर्स के कमीशन एवं कमीशन यानी पारिश्रमिक भुगतान की व्यवस्था एवं विधि क्या होगी, प्रारंभिक अनुबंधों का पुष्टिकरण कैसे किया जाएगा, ऋण लेने संबंधी कौन कौन से नियम होंगे, अंशों को ट्रांसफर करने का मेथड और सिस्टम क्या होगा, कंपनी की सभाओं के आयोजन से संबंधित क्या व्यवस्थाएं होगी, और कंपनी के सदस्यों के अधिकार एवं मताधिकार वोटिंग पावर संबंधी क्या व्यवस्थाएं होगी, संचालकों एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी और उनके क्या क्या अधिकार होंगे, कार्यालय संगठन संबंधी कौन कौन से नियम होंगे, डिविडेंड की घोषणा यानी लाभांश की घोषणा और डिविडेंड का भुगतान कैसे किया जाएगा, क्या मेथड होगा, क्या सिस्टम होगा, हिसाब किताब एवं पुस्तकों में जो अकाउंटिंग है, लेखे हैं, उनको कैसे रखा जाएगा, इसका मेथड क्या होगा, ऑडिटर्स की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे किया जाएगा, कंपनी के सदस्यों को विभिन्न सूचनाएं कैसे दी जाएगी, उसका मेथड क्या होगा, कंपनी की सार्वभौम मुद्रा व उसके उपयोग से संबंधित क्या नियम होंगे, न्यूनतम अभिदान मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन की राशि, न्यूनतम अभिदान की राशि कितनी होगी, कंपनी के लाभों के कैपिटलाइजेशन, कंपनी के लाभों के पूंजीकरण संबंधी व्यवस्थाएं क्या है, और लास्ट में कंपनी के समापन की परिस्थितियां क्या होगी, अर्थात कंपनी को कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर समापन किया जाएगा एवं समापन की विधियां एवं नियम क्या होंगे। इन सब महत्वपूर्ण बातों का समावेश कंपनी के अंतर्नियमों में होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।